देखो बेसिकली जो एनएलएम मैंने बोला ना, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बेसिकली न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था दैट कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है ना। और इस लॉ को बोला जाता लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि फोर्स लगा बॉडी पे तो ही बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होंगे, और इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और कितने टाइप से इनर्शिया होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे, और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा, वो बेसिकली फ्रिक्शनलेस सरफेस की बातें होंगी, है ना। और कोई बॉडी अगर डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करना चाहेगा, डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि किसी मांस को आप रस्सी से बांध के उसे घुमाओ, ठीक है, तो उस पर जब तक फोर्स लगता रहेगा वो तब तक सर्कुलर मोशन करता रहता है, अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर रहा है हर बारी। तभी तो जैसे ही वो रस्सी टूट जाएगा, देखना वो मांस उधर की तरफ क्या होगा, टेंजेंशियली बाहर चला जाता है। यही रीजन होता है जब चाकू आप तेज करते हुए देखिए किसी को, चाकू जब तेज करते तो उससे स्पार्क जो निकलता वो सीधा जाता है, वो ग्राइंडर के साथ गोल नहीं घूम जाता, है ना। और यही कारण है कि कपड़ा कपड़ा धोने के बाद झाड़ते हो ना, सो दैट कि वाटर ड्रॉपलेट गिर जाए। करते क्या हो, कपड़ा को इस तरीके से लेके जाके ऐसे मारते हो, तो ऐसे लेकर के गए मतलब वाटर ड्रॉपलेट ऐसे जा रहा, सडनली आपने कपड़ा को पीछे खींच दिया, वाटर ड्रॉपलेट आगे निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो देखो, अब यहाँ पे हो गया, इस चैप्टर में बेसिकली जो यूज होता फॉर्मूला वो यूज होता फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक फॉर्मूला यूज होता है, वो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है ना। अगर कहीं पे फोर्स जीरो हो गया, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब ये फोर्स जीरो हो गया, तो ये फोर्स जीरो हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, dt भी जीरो हो जाएगा, है ना। फोर्स इंटू dt क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, dp इज इक्वल टू जीरो। dp का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बताता, फाइनल मोमेंटम जितना होगा उतना ही इनिशियल मोमेंटम भी होगा। और फाइनल मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये एफ डी टी, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आया है, इसे इम्पल्स भी बोला जाता है, ठीक है। एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू इम्पल्स। क्लियर है ना? चलो, इम्पल्स से कोई क्वेश्चन है क्या अपना यहाँ पे?
चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना। हाँ देखो, क्वेश्चन एक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, है ना, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन act on a body of mass 20 kg for 10 सेकेंड। बोल रहा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 5 kg मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन दैट इज 100 kg पर मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन दैट इज 200 kg मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ वन इज दैट इज 1000 kg पर मीटर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है देखो, सॉल्व करो। सर सेकंड ऑप्शन। 100 kg मीटर पर सेकेंड। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉर 10 सेकेंड। टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, तो अभी मैंने फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? F इंटू dt। फोर्स मेरे को दे रखा 10 न्यूटन, dt कितना है? 20, विच इज चेंज इन मोमेंटम, तो ये आ रहा। 10 सेकंड। हाँ अच्छा सॉरी, 10 सेकेंड है ना टाइम। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, जितना फॉर्मूला दिया है उससे बाहर नहीं होगा कुछ भी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन में बेसिकली सबसे पहला होता है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? दो बॉडी है जिसकी मासेस होगी, ठीक है ना, दो बॉडी जिसके मास होंगे उनके बीच में हमेशा फोर्स लगेगा, ठीक है। दो बॉडी जिसके पास मास है m1 और m2, वो कुछ भी डिस्टेंस में सेपरेटेड हो, कुछ भी डिस्टेंस का मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस, लाइक सन एंड अर्थ, ठीक है ना, इनके डिस्टेंस काफी ज्यादा होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या है? और ये फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसे आप न्यूमेरिकली 6.6 ले सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। फिर एक आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल g से लिखा जाता, ठीक है ना। और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, इसके वजह से फोर्स लगता है, इसके वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड। इसे 9.8 यूज करो या न्यूमेरिकल में 10 यूज करो, क्लियर है। और इसका जो फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। ये सारा कुछ आपको दे रखा होगा।
जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा होगा, और आर रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा होगा, दैट इज 6400 किलोमीटर वो दे रखा होगा। क्लियर है? आप जी को यहाँ से निकाल सकते हो, ये वैल्यू आएगा, है ना। अब वेरिएशन है देखो, एक वेरिएशन होता है, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है वो किन किन फैक्टर पे होता है? एक तो अर्थ के सरफेस से सबसे पहला फैक्टर होता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस के नीचे जाओगे तो जी की वैल्यू अगेन क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्लियर है ना? तो जो जी का फॉर्मूला होता है, हटाओ इसे, जी एट हाइट इज इक्वल टू होता है जी एम, बेसिकली जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसे जब हाइट बहुत ही छोटा हो जाता है, हाइट बहुत ही छोटा है रेडियस के कंपैरिजन, तो जी एच होता है, दैट इज जी एम या जी 1 - 2h/r होता है। और यही जी डी डेप्थ में हो जाता है जी 1 - h या डेप्थ अपॉन आर हो जाता है, ठीक है। डी रिप्रेजेंट डेप्थ, एच रिप्रेजेंट हाइट, सरफेस के कितने हाइट पे जा रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया। और दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है अर्थ का, वो होता है उसका स्फेरिकल शेप, ठीक है ना। अर्थ एक्चुअली कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा क्या फ्लैटेड है ना। टॉप में आप देखोगे तो अर्थ थोड़ा इस तरीके का, मतलब ये शेप है, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये रेडियस ऑफ पोल। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है रेडियस ऑफ पोल से, मतलब पोल के पास जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर के पास क्या होंगे? कम होंगे। और फोर्थ फैक्टर होता है दैट इज रोटेशन। अर्थ रोटेट करते रहता है ना अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसके वजह से भी जी की वैल्यू में डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। नाउ कैपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। कैपलर्स के लॉ के पास जाने से पहले, हाँ कैपलर्स के पास जाता हूँ, ठीक है। कैपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन, उसने सबसे पहला लॉ दिया था, ये लॉ दिया था कि अर्थ या कोई भी प्लेनेट जो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, वो किस में रिवॉल्व कर रहा है? एक इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्स में, इलिप्स के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। और सन है वो वन ऑफ द, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, इसीलिए उसे वन ऑफ इट्स फोकी, मतलब किसी एक फोकी के पास क्या है? सन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला था एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन विल बी कांस्टेंट। मतलब सन अगर इस तरीके से रोटेशन कर रहा, सन यहाँ पे है, तो ये प्लेनेट इस तरीके से, ये जो एरिया कवर करेगा वो सेम एरिया यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है ना। मतलब इसके पास, सन के पास आते ही प्लेनेट थोड़ा तेज मूव करेगा और दूर जाते ही धीरे मूव करेगा, उसकी स्पीड हर जगह पे चेंज होगी, ठीक है। ये एरियल वेलोसिटी के बारे में सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट था। थर्ड लॉ में उन्होंने बोला था कि जो टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। और इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज वो होता है 4 पाई² आर डिवाइडेड बाई जीएम, ठीक है ना। ये उनका थर्ड लॉ था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से लिख सकते हो, 2 प्लैनेट के कंपैरिजन करना होगा तो T1² डिवाइडेड बाई T2² इज इक्वल टू R1³ डिवाइडेड बाई R2³।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको करते हैं। देखो क्या बोला है, टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर। टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आइडेंटिकल है दोनों बिल्कुल, और कॉपर की भी है। प्लेस्ड इन कांटेक्ट विच ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। अब इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के स्क्वायर के पावर के 2 है, या सेकेंड आर टू द पावर -2 है, थर्ड आर टू द पावर 4 है, फोर्थ आर टू द पावर -4 है। समझे मेरी क्वेश्चन को, कि दो स्फेयर है कॉपर का, आइडेंटिकल स्फेयर है, दोनों को एकदम बिल्कुल पास रखा गया है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बोल रहा है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर टू द पावर 4 आर टू द पावर -4 है। The second option. दैट इज आर टू द पावर -2। चलो ठीक है, और देखो और कोई बताओ क्या होगा। सॉल्व करूं, देखो फोर्स = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा डेंसिटी = क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास = क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी तो फिक्स है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलो जी को एज इट इज रहने देता हूं मैं। m1 को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी, और दोनों कॉपर का है तो दोनों का कॉपर का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, m1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r1 क्यूब। r1 क्यूब का मतलब r क्यूब, दोनों सेम है। और दूसरा के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2r, तो ये क्या होगा 2r का स्क्वायर होगा। अब देखो यहां से g इंटू रो स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू r टू द पावर 4, r ना r 2, तो ये 4। तो देखो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। तो r टू द पावर कौन सा 4 है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख करके उसको नहीं लगा देना आप, है ना। आपने जो बोला r टू द पावर -2, वो फॉर्मूला देख के बोला।
है ना, बट इस वाले में कंडीशन अलग है। क्लियर है? हटा दूं? देखो अब फ्लूइड पे आते हैं। फ्लूइड ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, फ्लूइड में जो भी प्रेशर का वेरिएशन होता है लिक्विड में या एयर में, वो क्या होता, वर्टिकल वेरिएशन होता, हॉरिजॉन्टल कोई नहीं होता। मतलब हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना? तो देखो आपके क्या क्या रह रहे हैं। हाँ, जैसे एक है, ये क्वेश्चन है ना, अ यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब। मतलब इस तरीके का है। फर्स्ट जानते हो ना, अपना बकेट जो होता, बाल्टी होता, वो फर्स्ट होता है, कौन नहीं होता। 0.4 मीटर तक क्या है, इसमें लिक्विड फिल है इस तरीके से। और इसका एरिया दे रखा ऊपर वाले का 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और नीचे वाले का एरिया दे रखा है दैट इज 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी, और ये जो लिक्विड इसमें फिल है उसकी डेंसिटी कितनी है, 900 kg पर मीटर क्यूब। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू लिक्विड, थोड़ा लिक्विड के वजह से जो वेसल में नीचे बेस में जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन में दूं? ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट 3.6 न्यूटन, सेकेंड 7.2 न्यूटन, थर्ड 9 न्यूटन, फोर्थ 14.4 न्यूटन। सर सेकंड ऑप्शन। लेट मी चेक। अब क्या आया देखो, बी आ रहा। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली अभी मैंने बोला था लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो वर्टिकल वेरिएशन शो करता है। ठीक है, नीचे का एरिया क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, मैंने फॉर्मूला दे रखा था। रो की वैल्यू कितनी होती है, 900। जी की वैल्यू 10 ले लूं, इंटू हाइट कितना दे रखा है, 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ रहा प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर ये आ गया। अब मेरे को पूछा क्या है, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ही पूछा है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर आया 3600, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा, 2 × 10⁻³ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.6। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा? ओपन है ना, तो इस पे 1 ऐड करोगे 3.7 आएगा, है सर ना। तब मैंने सर 7.2 बोला। हाँ, तो 1 ऐड कर दो, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी होगा। 1 ऐड कर दो, नियरली 1 ही होता है, 1.001, तो 1 ऐड कर दिया मैंने, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये 37, मतलब इसमें क्या होगा, 37।
ठीक है ना, ये होगा। क्लियर है? हटा दूं? यस सर। पर 37 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 72 नहीं होता। 4 होगा ना, 7.4 होगा। 7.4 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं करना। बाल्टी तो उल्टा है ना, तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही नहीं, ये वाला काउंट ही नहीं करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। बकेट तो उल्टा है, और यहाँ पे डायग्राम में भी दे रखा है, ये पूरा पोर्शन ब्लैक किया हुआ है, अच्छा ठीक है ना। ओके। हाँ, तो ये 36 ही होगा, इंटू 2। अब हो गया है ना। अब ये ऑप्शन क्लियर है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, है ना, ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। जैसे एक बॉटल को, है ना, या आप फील किए होगे, बकेट में पानी है भरा हुआ, उसके अंदर मग को इंसर्ट कर दो, अंदर डाल दो, और अंदर नीचे बेस तक बकेट का ले जाओ और मग उठाओ। देखो, आपको उठाने में ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, बट जैसे वो पानी के बाहर आ जाता है, क्या होता है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है ना। ये चीज नोटिस किए हो? तो पानी के अंदर उस मग में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा था। और कौन लगा रहा था? लिक्विड लगा रहा था। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक तो वेट होगा उसका, नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा लगेगा, और लिक्विड ने क्या किया, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाया। क्लियर है ना। अब मैं एयर में उस वाले को रखूं, तो उस वाले के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, मतलब एयर में जैसे ऐसे रस्सी में लटका के रखो, तो नेट फोर्स क्या होगा, उसका वेट के बराबर होगा, और वो वेट क्या होगा? mg होगा। ठीक है ना। बट जैसे ही वाटर में जाएगा, नेट फोर्स की मैं बात करूं, तो नेट फोर्स क्या होगा? नीचे तो वेट लग ही रहा है, mg तो लग ही रहा है, और ऊपर क्या लग रहा? अब थ्रस्ट लग रहा। तो नीचे का वेट क्या होगा? mg माइनस, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या कोई बॉडी जो लिक्विड में सबमर्ज है, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, ये mg वही है, लेकिन कुछ वैल्यू mg से क्या किया गया है? कम कर दिया गया। इसीलिए आपको नीचे वाला फोर्स में कुछ हेल्प हो रहा, ऊपर उठा रहा वो पहले से, इसीलिए आपको हल्का लगता। और जो ये लॉस होता है, ये लॉस होता है इसी लॉस को बोला जाता है लॉस इन वेट, कितना हल्का हो गया वो। क्लियर है ना। तो वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सी लिक्विड में आपने डाला है। इसीलिए देखना आप, ठीक है ना, कि अलग अलग लिक्विड में तैरना वो थोड़ा अलग अलग हो जाते, मतलब तैरना पॉसिबल हो जाता अलग अलग लिक्विड में, क्योंकि वो डेंसिटी पे वेरिएशन हो जाती है उसके। क्लियर है। मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। और और आपका एक रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, हटा दूं इसे, रिलेटिव डेंसिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो आर से। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो? वाटर से रिलेट कर रहे हो, वाटर से क्या कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो कि वो कितना गुना भारी है। सपोज मान लो मैंने बोल दिया डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? रिलेटिव, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इज 4, मतलब ये 4 हो गया, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स टाइम द डेंसिटी ऑफ
तो यहाँ से ये पता लगा कि वो बॉडी जो आपने लिया था रिलेटिव डेंसिटी उसका 4 है, मतलब वो 4 गुना 4 टाइम्स वाटर से क्या है, हेवियर है। क्लियर है। और रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बॉडी की भी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर का भी यूनिट होगा डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। क्लियर है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वर इज थिक एट द बॉटम। व्हाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वर इज थिक एट द बॉटम। कोई बता सकते हो? डैम देखे हो, बांध, जब बांध सर बने। क्योंकि हाँ बताओ। सर क्योंकि एज वी डोंट तो मतलब जितनी हम गहराई में जाएंगे सर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा लिक्विड के द्वारा। हाँ तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा मतलब मान लो इस रूम की बात करें, ठीक है ना, इस रूम की बात करें या कोई भी क्लोज ट्यूब की बात करें, तो ये ड्रॉपलेट है, तो ड्रॉपलेट इधर वॉल में फोर्स लगा रहा होगा ना, है ना। प्रेशर यहाँ भी जनरेट होगा, जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो होगा क्या, उसको रजिस्ट, उसको रोकने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ वहां पे भी फोर्स लगाने वाला हेवी ब्लॉक चाहिए। इस वजह से डैम को देखना धीरे धीरे इस तरीके से चौड़े होते हैं, नीचे की तरफ क्या होता है, ज्यादा वाइड होता है। ठीक है। अच्छा अब थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन। हाँ, क्योंकि ये फोर्स है। देखो एक सॉन्ड बताता हूँ फिर वर्क एनर्जी पावर, है ना। सॉन्ड में बेसिकली थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। सॉन्ड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें क्या होता है, पार्टिकल कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव मींस पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। क्लियर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो बेसिकली होता है वो होता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, मींस 1/f इज इक्वल टू टाइम पीरियड। क्लियर है। बस ये फॉर्मूला याद है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वो है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसमें दे रखा वाटर का स्पीड दे रखा और फ्रीक्वेंसी दे रखा है सपोज 15 या 10⁻10 हर्ज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एंड वाटर। क्लियर है। तो देखो याद रखना कि कभी भी कुछ भी हो जाए जब तक सोर्स वही रहेगा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज होगा मीडियम चेंज होने से, वेवलेंथ चेंज होगा मीडियम का चेंज होने से, फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगा जब ये बोल देता कि जिससे निकल रहा है साउंड वो हट गया, अब दूसरा आ गया, तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो देखो एयर के लिए मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से सर वेवलेंथ, सर हाँ अगर मीडियम सेम है तो वेव की वेलोसिटी चेंज होगी या वो भी सेम रहेगी? वेलोसिटी चेंज होगा। अगर मीडियम सेम है तब भी? हाँ
सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, याद रखो, क्योंकि ओके। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, है ना। जैसे लाइट, लाइट सन से निकलता है तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग मीडियम में आने से लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आ रहा ना। वैक्यूम में सबसे ज्यादा, एयर में कम हो रहा, वाटर में और कम हो रहा, ग्लास में और भी कम होता जा रहा, सेम है। तो वेलोसिटी मेरे को दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखा, वेवलेंथ आ गया। अब वेवलेंथ आ गया, वाटर की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? वाटर की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वाटर में मेरे को मालूम है एक फैक्टर, और भी एक फैक्टर दे रखा होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर साउंड इन वाटर इज सपोज 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा, वेलोसिटी भी दे रखा, तो यहाँ पे वेवलेंथ, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, इसी को यूज करोगे आप। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन देने का मेरा मेन मोटो यही था कि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता है। क्लियर है ना? हो जाएगा क्वेश्चन। बस साउंड में यही क्वेश्चन होता है, इसी 2-3 फॉर्मूले से, है ना। नाउ वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर, तो सबसे पहले वर्क आया। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं भी वर्क कर रहा हूँ ना, तभी तो मेरे को सैलरी मिलती है। लेकिन फिजिक्स के टर्म में ये वर्क नहीं है। फिजिक्स के टर्म में वर्क वही होगा जब आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। जैसे ये मार्कर, ठीक है, मार्कर को मैं पकड़ के उठा रहा हूं, तो मार्कर देखो नीचे जाना चाह रहा, लेकिन मैंने पकड़ करके ऊपर उठाया, तो मैंने जो फोर्स लगाया और जो मार्कर में डिस्प्लेसमेंट आया, ये वर्क हुआ इसका। इसलिए वर्क किसने करा? मैंने करा। तो वर्क मैंने करा मतलब मैं जो वर्क कर रहा हूं, क्या हुआ? मैंने अपनी एनर्जी इसको दिया। इसीलिए कुछ हाइट के आने के बाद इस मार्कर के पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्लियर है? तो इसीलिए वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्यों जूल होती है? क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी दे करके वर्क करा, और इसीलिए ये जूल है। ठीक है? वर्क का मतलब समझ गया, दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी द वर्क। सेकेंड आता है एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। अभी मैंने बोला कि मेरी एनर्जी, ये मार्कर में जितना वर्क होगा मेरी एनर्जी उतनी जाएगी। ठीक है ना? मतलब मार्कर के पास जो एनर्जी आ रहा है, वो कौन सी एनर्जी आ रहा? मेरा एनर्जी आ रहा है। मैं पत्थर को उठा करके फेंकता हूँ, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी कुछ आती है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया, वो कहाँ से आया? मेरी एनर्जी उसमें चली गई है। और इसीलिए वो जा करके जब पॉन्ड में टकराता, तो पॉन्ड में रिपल क्रिएट होता, वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट होता, क्योंकि मेरी एनर्जी पत्थर में है। पत्थर जैसे ही टकराएगा, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा वाटर में। क्लियर है ना? तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी आप वर्क कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, दैट विल बी द एनर्जी, और इसकी यूनिट जूल ही होगी। थर्ड आता पावर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितना तेज काम कर रहे हो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। ठीक है? कितना तेज काम कर रहे हो, मान लो मेरे को कोई पैकेट को, 10 पैकेट को उठा के रखना है, 10-10 का बंडल है, मैंने एक बार ही उठाया 5 मिनट लगे, दूसरी बार उठाया 2 मिनट लगे। पावर किस में ज्यादा है? 2 मिनट वाले में, क्योंकि मैंने कम टाइम लगाया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम जितना कम लगेगा, पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है? और अब देखो, अच्छा अभी मैंने फोर्स वर्क के लिए बोला था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब मैंने फोर्स लगाया ये, और बॉडी इस तरीके से डिस्प्लेस हुई, तभी वर्क हुआ। एक बॉडी है, ठीक है ना, मतलब मैंने मास पत्थर को ऐसे बांधा और रस्सी से खींच के उसे रोटेशन मोशन दे रहा हूँ, मतलब रस्सी को बांध के ऐसे घुमा रहा हूँ, तो मैंने फोर्स लगाया। तो बताओ इसमें कितना वर्क हो रहा मेरे फोर्स की वजह से? सर 0। क्यों?
सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब देखो, फोर्स मैं इधर लगा के खींच कर कैसे घुमा रहा हूँ, मास इधर जा रहा, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0। तो टोटल जा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। और दूसरा होता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को बताने से पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी मोशन में है, उसके वजह से बॉडी के पास क्या होगी, एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन का मतलब समझना, जैसे मान लो रबर, ठीक है। रबर को अगर आप छोड़ दोगे तो देखना आप उसके पास टच हो जाओ कुछ भी नहीं होगा, बट जैसे आप उसको खींच करके आपने इलोंगेट कर दिया, उसके बाद छोड़ो, देखो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो खींचा मतलब आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा मैंने बोला पोजीशन, पोजीशन का मतलब मान लो मार्कर या एक पत्थर है जो नीचे रखा हुआ, मेरे पैर में टच होगा तो मेरे को कुछ होगा क्या, नहीं। लेकिन उसी पत्थर को उठा करके 4th फ्लोर पे मैं ले जाऊं, मतलब मैंने पोजीशन उसकी चेंज कर दी। तो चेंज करती हुआ अगर पत्थर वहां से गिरेगा तो क्या होगा, मेरे को इम्पैक्ट करेगा, एंड वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज mgh। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक होता है दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस लिखा है ना। हाँ, माइनस लिखा है, मतलब अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, और वो 3 कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे पहला कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती है। और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग आप खींचते हो ना, तो वहां पे जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बनती है, उनके बीच का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तीन ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और 3 फोर्स की वजह से 3 जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बनती है। सर सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन काइनेटिक नहीं एनर्जी। नहीं नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ड्रॉप टू अ ग्राउंड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, हाइट 10 मीटर से उसे ड्रॉप किया गया है। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। और जी की वैल्यू आपको बोला क्वेश्चन में यूज करने के लिए 9.8, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए दैट इज -490 जूल, बी +490 जूल, सी -980 जूल, और डी +980 जूल। जी की वैल्यू यूज करने बोला है सर 9.8। -980 जूल। ओके, देखते हैं।
सॉल्व करूं मैं? देखो, एक बॉल है, एक मास है, उसको ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? नीचे की तरफ। और बॉडी भी डिस्प्लेस किधर कर रहा? नीचे की तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? F इंटू एस इंटू 1 विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। m की वैल्यू 10 kg, g की वैल्यू बोला 9.8 लेने के लिए, इंटू 10 विच इज 980 जूल। और ये क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। आपने क्या बोला? आपने जो इधर फॉर्मूला लिखा उसमें सर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ से लाओगे? सर ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक कंजर्व। है, तो वर्क डन बाई कितना है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज कितना है? 980 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। ठीक है, यस सर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। तो इससे आप निकालोगे क्या? वो तो अपना आ गया ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स। इसे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, मालूम है। कितना होगा यहाँ पे? mg 980। और ये वैल्यू नीचे 0 है तो 0 हो गया, तो इसमें पुट कर दो। दैट इज कितना होगा? माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा। तो यस सर। फाइनल जब अर्थ पे आएगा हाइट 0, तो ये 0 सरफेस पे आएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। यू आई कितना आया? 980 जूल। तो प्लस में ही आ रहा है ये भी। दिक्कत क्या है? ठीक है, ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सर।